राजस्थान के किस स्थान पर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को गोद भराई समारोह के रूप में मनाया जाता है? दौसा, जयपुर, अजमेर, जोधपुर। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए, दौसा में। राजस्थान के दौसा से सांसद जिनका नाम है जसकौर मीणा, इन्हीं के द्वारा यह बताया गया कि वे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को गोद भराई समारोह के रूप में मनाते हैं। यहाँ पे होता क्या है, तो बहुत सारी जो भी गर्भवती महिलाएं एक साथ इकट्ठा होती है और उन्हें उनके होने वाले बच्चे के स्वास्थ्य के लिए एक प्रकार का पोषण किट देती है। भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए इंडिया लीगल ऐप लॉन्च किया? एम.एन. वेंकटचलैया, उदय उमेश ललित, नुथलापति वेंकटरमण, शरद अरविंदे बोबड़े। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए, एम.एन. वेंकटचलैया। भारत के यही है भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश। इन्हीं के द्वारा बहुभाषा भारत कानूनी ऐप लॉन्च किया गया है। अब ये करेगा क्या, तो नागरिकों को उनके घरों से कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए या फिर प्राप्त करने के लिए सुलभ कानूनी एक प्रकार का हेल्पलाइन है। इस ऐप का जो उद्देश्य है यह सुनिश्चित करना है कि संसाधनों की कमी या अन्य कारणों से न्याय पाने में कोई भी पीछे नहीं रहे। इस ऐप को देखा जाए तो 6 अलग अलग भारतीय भाषाओं में इसको यहाँ पे प्रयोग किया जा सकता है, जिसमें इंग्लिश प्रमुख है। इंग्लिश के साथ साथ हिंदी के साथ साथ गुजराती, मराठी, बंगाली, इसके अलावा पंजाबी, 6 भाषाओं में इसको प्रयोग किया जा सकता है। और यहीं पे कोशिश किया जा रहा है धीरे धीरे यह सुविधा उन लोगों तक पहुंचाया जाए जिनके पास मोबाइल नहीं है, और जिनके पास मोबाइल नहीं है वे इस सेवा का लाभ पाने के लिए अपने निकटतम जो सामान्य सेवा केंद्र है, जिसका अलग अलग नाम है, जैसे कि जन सुविधा केंद्र, सेवा केंद्र हो गया, सेवा केंद्र, इसके अलावा जन सुविधा केंद्र, सेतु हो गया, ई सेवा केंद्र हो गया, या फिर प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से लाभ उठा सकते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने 2022-23 सीजन के लिए ला लीगा पुरस्कार, जिसका नाम है MVP पुरस्कार, यहाँ पे जीता हुआ है? रॉबर्ट लेवांडोस्की, मार्क आंद्रे टेर स्टेगन, एंटोनी ग्रीजमैन, एम्लियोना मार्टिनेज। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, मार्क आंद्रे टेर स्टेगन। यहीं पे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इनके 38 खेलों में 26 क्लीन सीट रखने के बाद यह पुरस्कार के लिए इनको यहाँ पे चुना गया है। इससे पहले देखा जाए 2020-21 का भी पूछा जा सकता है। 2020-21 में जो पुरस्कार मिला हुआ था ये यहाँ पे है, जिनका नाम है जॉन ओब्लाक। तो दोनों को ध्यान में जरूर रख के चलेंगे, हालांकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिनका नाम है यहाँ पे मार्क आंद्रे टेर स्टेगन। निम्नलिखित में से किस राज्य ने जून 2023 में राज्य के पद्मश्री, पद्मभूषण और पद्मविभूषण पुरस्कार विजेताओं के लिए 10,000 रुपये की मासिक पेंशन की यहाँ पे घोषणा की गई है, जो बहुत एक सराहनीय कदम है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा जो भी यहाँ पे राज्य के पद्मभूषण या फिर पद्मश्री है, पद्मविभूषण है, जो भी ये पुरस्कार जीते हुए हैं, उन्हीं लोगों को यहाँ पे 10,000 रुपये प्रति, ध्यान रखिएगा, 10,000 रुपये प्रति यहाँ पे मासिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ और भी फैसिलिटी हरियाणा सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, जैसे कि उनको जो वोल्वो बस होता है उसमें निःशुल्क यात्रा की सुविधा देने की घोषणा की गई। यहाँ पे देख पा रहे हैं जून 2023 में मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में किसान कल्याण महाकुंभ का आयोजन किया गया? राजगढ़, भोपाल, इंदौर, कटनी। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए, राजगढ़ में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मोहनपुरा बांध में आयोजित, मोहनपुरा देख पा रहे कुंडलिया परियोजना है, यहीं आयोजित हो रहे किसान कल्याण महाकुंभ में रक्षा मंत्री के साथ किसानों के खाते में 6,423 करोड़ रुपए की राशि जमा कराएंगे। रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री
लगभग देखा जाए तो 8481 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मोहनपुरा कुंडलिया परियोजना, जो एक प्रकार का कह सकते हैं कि प्रेशराइज्ड पाइप सिंचाई जो प्रणाली है, जिसमें कहा जाए तो वाटर का जो कह सकते हैं कि मिसयूज यहाँ पे बहुत कम होता है, जो होता है ना बहुत वाटर का जो मिसयूज बहुत अधिक होता है, तो वहाँ पे इस प्रेशराइज्ड पाइप सिंचाई परियोजना के माध्यम से उसको मिसयूज को काफ़ी कम किया जा सकता है। जून 2023 में अमित शाह द्वारा घोषित आपदा प्रबंधन योजनाओं के लिए कितना परिव्यय है? 5,000 करोड़, 6,000, 7,000, 8,000 करोड़ रुपए। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, 8,000 करोड़ रुपए। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने आपदा प्रबंधन के लिए 8,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की। इसके अलावा देखा जाए तो इनके द्वारा 3 बड़ी योजनाओं की घोषणा की, जैसे कि यहाँ पे 5,000 करोड़ रुपए की लागत से 5,000 करोड़ रुपए की लागत से राज्यों में अग्निशमन सेवाओं और विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए दिया गया। इसके अलावा 2,500 करोड़ रुपए के लिए 2,500 करोड़ रुपए की परियोजना शहरी बाढ़ के जोखिम को कम करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे 825 करोड़ रुपए एक और है भूस्खलन शमन के लिए। 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 825 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम शमन योजना करने की घोषणा की गई है। हाल ही में प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस देश के प्रधानमंत्री थे? किस देश के प्रधानमंत्री थे? जर्मनी, स्पेन, इटली, डेनमार्क। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी, इटली। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे नहीं रहे इटली के पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी, यही है यहाँ पे। इनके द्वारा 4 बार पद संभालने के लिए विभिन्न घोटालों को पार किया। उनका 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। 1936 में मिलान में जन्मे बर्लुस्कोनी ने एक निर्माण कंपनी स्थापित करने से पहले वैक्यूम क्लीनर बेचने के लिए अपना करियर यहाँ पे शुरू किया था। बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे काफ़ी स्ट्रगल इन्होंने किया था। वह आगे चल के इटली के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक बने। एक व्यापारिक साम्राज्य का निर्माण किया, जिसमें देखा जाए तो टेलीविज़न नेटवर्क, प्रकाशन कंपनियाँ और विज्ञान एजेंसियाँ पूरी तरीके से शामिल थी। निम्नलिखित में से किस देश ने इटली को 1-0 से हराकर पहली बार अंडर-20 विश्व कप खिताब जीता हुआ है? उरुग्वे, अर्जेंटीना, ब्राजील, इजराइल। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए, उरुग्वे। उरुग्वे ने इटली को 1-0 से इटली को हराकर अपना पहला अंडर-20 विश्व कप खिताब जीत लिया है। लुसियानो रोड्रिगेज ने, नाम याद रखिएगा, लुसियाना या फिर लुसियानो रोड्रिगेज ने 86वें मिनट में विजयी गोल किया। उरुग्वे की बात करें तो हम लोग 1997 में और 2013 में टूर्नामेंट के फाइनल में यहाँ पे हार गया था। तो पहली बार ये जीता हुआ है, इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2011 में देखा जाए तो टोटल जो हम लोग बात कर रहे हैं साउथ अमेरिकी देशों में, ब्राज़ील यहाँ पे 2011 में पहली बार एक खिताब जीता हुआ था। अब एक खिताब कौन जीत लिया है यहाँ पे? उरुग्वे। ध्यान रखिएगा, उरुग्वे। यहाँ पे देख पर एक छोटी सी कंट्री है उरुग्वे। इसके अगर उत्तर में देखा जाए नॉर्थ में तो इधर ब्राज़ील है, और इधर देख पा रहे हैं लगभग साउथ वेस्ट की तरफ तो यहाँ पे अर्जेंटीना है। पड़ोसी राज्यों को पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में 1 लाख प्रति शेयर मार्क को छू लेने वाला पहला स्टॉक बन गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। MRF है, TCS है, HDFC बैंक है, रिलायंस है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, MRF। जो टायर कंपनी है MRF भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख शेयरों में से एक है, जो 1 लाख रुपए के प्रभावशाली मील के पत्थर को पार करने के बाद 6 अंकों वाला, 1 लाख होता है ना 6 अंकों का यहाँ पे, ठीक है, 6 अंकों का पहला स्टॉक बनकर इसने इतिहास रच दिया है। MRF के जो शेयरों ने, MRF के शेयरों ने 17 जून 2022 को BSE पर देखा जाए तो लगभग यहाँ पे 65,900 रुपये के अपने
52 सप्ताह के निचले स्तर को छुआ हुआ था। लेकिन वहीं अगर देखा जाए पिछले सत्र के हिसाब से भी 2013 की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पे उस स्टॉक के स्तर में लगभग 50% का यहाँ पे उछाल आया है। तो इसका आप 50% निकाल सकते हैं। 2022 में ये काफ़ी निगेटिव में चला गया था और अभी जब 50% का जब सडन जंप आया हुआ है तो इसका शेयर 1 लाख से अधिक हो गया है। मई 2023 के महीने के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति सूचकांक क्या है? 4%, 4.25%, 4.55%। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, 4.25%। यहाँ पे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत की प्रमुख खुदरा मुद्रास्फीति यहाँ पे कह सकते हैं सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देखा जाए तो मई में लगातार चौथे महीने गिरकर अप्रैल में देखा जाए तो लगभग ये 4.7% के यहाँ पे आसपास था, जो यहाँ पे मई महीने में गिर के हो गया है 4.25% के आसपास हो गया है। आपको मैं बता दूं कि सीपीआई का जो आधार वर्ष है, खासकर जब बीजेपी गवर्नमेंट सत्ता में आई तो आधार वर्ष इसने यहाँ पे 2012 निर्धारित किया हुआ है। और यहाँ पे सीपीआई की बात करें तो 4 ± 2 याद रखिएगा, ठीक है, यही है, आप इन्फ्लेशन कह सकते हैं। 4 ± 2 के आसपास यहाँ पे होना चाहिए। मैक्सिमम यहाँ पे 6 और मिनिमम यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर माइनस होगा तो यहाँ पे 2%, 6%, 2%, इसी के बीच यहाँ पे वेरिएशन करना चाहिए। हिंद महासागर में संप्रभु राज्यों और उनके क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है यहाँ पे देखिए डियोगो गार्सिया, यहाँ पे दिया हुआ है फ्रांस, संप्रभु राज्य है फ्रांस का। देखिए संप्रभु जो राज्य है फ्रांस का नहीं है बल्कि यह ब्रिटेन और अमेरिका का है, ब्रिटेन और इसके साथ हो जाएगा यहाँ पे अमेरिका। दूसरा है यहाँ पे रीयूनियन द्वीप, यहाँ पे दिया हुआ अमेरिका, जबकि रीयूनियन द्वीप पे जो कंट्रोल है फ्रांस का है। फुकेत है, फुकेत यहाँ पे दिया हुआ इंडोनेशिया, जबकि यहाँ पे कंट्रोल किसका है, यहाँ पे थाईलैंड का कंट्रोल है, थाईलैंड। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ थाईलैंड। और क्रिसमस द्वीप है, यहाँ पे दिया हुआ ऑस्ट्रेलिया, जो कि बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा क्रिसमस द्वीप ऑस्ट्रेलिया, आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मयोटे दक्षिण अफ्रीका, मयोटे में दक्षिण अफ्रीका नहीं बल्कि यहाँ पे फ्रांस का कंट्रोल है। यहाँ पे बिल्कुल यूपीएससी के पैटर्न पे पूछा गया प्रश्न है, उपरोक्त में से कितने युग्म सही है? तो यहाँ पे देख पा रहे हैं केवल और केवल एक युग्म सही है, जिसका नाम है क्रिसमस द्वीप ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, इंडियन ओशियन है, यहीं पे बहुत छोटे छोटे जो भी द्वीप हैं जहाँ पे विश्व के बहुत सारे देशों का कंट्रोल हुआ करता है। गिलगित पांडुलिपियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये वैदिक काल के इतिहास, संस्कृति और धार्मिक प्रथाओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं और भारत में आर्यों के निपटान के अध्ययन के लिए ये महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे इसकी जो बात की जा रही है, गिलगित देख पा रहे हैं यहाँ पे पांडुलिपियों के संदर्भ में, ये वैदिक काल नहीं है ये, बल्कि यहाँ पे ध्यान रखिएगा बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनमें कई बार बौद्ध ग्रंथों के शुरुआती ज्ञात संस्करण और कुछ अन्य की एकमात्र जीवित प्रतियां यहाँ पे शामिल है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। पांडुलिपियों में दर्शन, तांत्रिक सामग्री, लोक कथाएं, चिकित्सा और अधिक सहित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। बिल्कुल सही है यहाँ पे, तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हो जाएगा 2, केवल बी होगा यहाँ पे। गिलगित पांडुलिपिया देखा जाए तो नौपुर जो गांव है, नौपुर गांव जो कि ये गिलगित क्षेत्र में हुआ करता है, गिलगित क्षेत्र में हुआ करता है, ठीक है। यहीं पे खोजा गया जो मूल्यवान ग्रंथों का एक संग्रह है और पहली बार 1931 में पुरातत्वविद जिनका नाम है सर ऑरेन अस्टिन, सर ऑरेल अस्टिन द्वारा घोषित किया गया था। यही है, देख पा रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट, मीडिया में नालेदी शब्द का उल्लेख कभी कभी किसके संदर्भ में किया जाता है? नालेदी शब्द का प्रयोग एक प्रकार का डायनासोर के जीवाश्म, गलत है। दक्षिण अफ्रीका में पाई जाने वाली एक गुफा प्रणाली, ये भी गलत है। पुरातन मानवों की एक विलुप्त प्रजाति दक्षिण अफ्रीका में रहती थी, ये जो सी स्टेटमेंट है बिल्कुल यहाँ पे सही है। इन्हीं को बोला जाता है होमो नालेदी। आज तक माना जाता है कि जो विलुप्त मानव की एक पूर्व अज्ञात प्रजातियों से संबंधित 15 व्यक्तियों के अवशेष जिन्हें होमो नालेदी कहा जाता है, यह उसी गुफा में पाया गया है, उसी गुफा में पाया गया है।
होमो नालोदी ध्यान रखिएगा, पुरातन मानवों की विलुप्त प्रजाति है जो दक्षिण अफ्रीका में रहते थे। माना जाता है कि ये छोटे छोटे कद के थे, छोटे दिमाग वाले प्राचीन कह सकते हैं कि ठीक है। इनका टाइम पीरियड देखा जाए तो लगभग आज से लगभग 3,35,000 पहले माना जा सकता है। ठीक है, उस समय ये लोग अफ्रीका में रहते थे। राइजिंग स्टार केवल हमारे प्रजातियों की उत्पत्ति की खोज के लिए एक असाधारण संसाधन है। हालांकि स्थल पर पुरातात्विक कार्य अनुशासन में कुछ सबसे विवादास्पद यहाँ पे रहे ही रहे हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन का 12वां संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, नागालैंड। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी, उत्तराखंड में। एक्वेरिन जिसका अर्थ है मित्र, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक्वेरिन जिसका अर्थ होता है मित्र, भारत और मालदीव में बारी बारी से आयोजित किया जाने वाला एक द्विपक्षीय वार्षिक अभ्यास है। एक्वेरिन का 12वां संस्करण उत्तराखंड के, ये जगह का नाम पूछा जा सकता है, उत्तराखंड के चौबटिया में शुरू हुआ है। अभ्यास का जो मुख्य उद्देश्य है काउंटर इंसर्जेंसी हो जाएगा या फिर काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में सहभागिता करना, सहभागिता को बढ़ावा देना और संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों को यहाँ पे अंजाम भी देना है। अभ्यास का जो फोकस है सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना और सामरिक स्तर पर दोनों सेनाओं के बीच सहयोग को स्थापित करना है। उरुग्वे ने 11 जून को फीफा अंडर 20 विश्व कप 2023 में किस टीम को हराकर अपना पहला खिताब जीता हुआ था? ब्राजील, इटली, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, इटली को हराकर। उरुग्वे ने इटली को 1-0 से हराकर अपना पहला फीफा अंडर 20 विश्व कप खिताब जीत लिया हुआ है। यहाँ पे लुसियानो रोड्रिग्स के द्वारा 86वें मिनट में क्लोज रेंज से यहाँ पे हैंडर से विजयी गोल यहाँ पे किया हुआ है। उरुग्वे 1997 और 2013 में टूर्नामेंट के फाइनल में हार गया था। और पूरे हम लोग बात करें यहाँ पे साउथ अमेरिका की तो ब्राज़ील 2011 में दक्षिण अमेरिका से आखिरी विजेता हुआ करता था। 2023 फीफा अंडर 20 विश्व कप की मेज़बानी अर्जेंटीना द्वारा यहाँ पे की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अर्जेंटीना द्वारा की गई थी। मैं आपको बता दूं कि इस टूर्नामेंट को मेज़बानी पहले इंडोनेशिया करने वाला था, लेकिन मुस्लिम बहुल देश ने इजराइल की भागीदारी को स्वीकार यहाँ पे नहीं किया हुआ था। इसीलिए इसको यहाँ पे शिफ्ट कहाँ कर दिया गया, यहाँ पे तो इसको अर्जेंटीना में शिफ्ट कर दिया गया। 2022 में 89.5 मिलियन डिजिटल लेन देन के साथ डिजिटल भुगतान में भारत का कौन सा स्थान है? पहला स्थान, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए, पहला स्थान है। माई गवर्नमेंट इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक देखा जाए तो साल 2022 में 89.5 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शन किया गया था भारत में। यहाँ पे आंकड़ों के अनुसार 2022 में भारत के कुल डिजिटल लेन देन में वैश्विक रियल टाइम भुगतान का हिस्सा अगर देखा जाए ओवरऑल भारत का पूरे विश्व में तो ये था यहाँ पे 46%। यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, ठीक है, भारत के बाद अगर देखा जाए जो स्थान है जो कि आमतौर पे पूछा जा सकता है, नंबर 1 तो यहाँ पे इंडिया ही है टॉप में डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए। दूसरे नंबर पे देखा जाए यहाँ पे तो है यहाँ पे ब्राज़ील। यहाँ पे ट्रांजैक्शन की बात करें तो 29.2 मिलियन। उसके बाद से हो जाएगा तीसरे नंबर पे चाइना जो कि हो जाएगा यहाँ पे 17.6 मिलियन। उसके बाद यहाँ पे 4th नंबर पे थाईलैंड है और 5वें नंबर पे हो जाएगा साउथ कोरिया। केंद्र सरकार से राज्य सरकार को कर हस्तांतरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को कर हस्तांतरण की 1.18 ट्रिलियन रुपए की तीसरी किस्त जारी की हुई है। कौन सी तीसरी किस्त यहाँ पे जारी की हुई है, जो कि यहाँ पे बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश को सबसे अधिक 21,218 करोड़ रुपए और गोवा को सबसे कम 457 करोड़ रुपए मिले। देखिए मध्य प्रदेश से भी बड़ा जो राज्य है पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पे जो कर हस्तांतरण होगा देखिए उत्तर प्रदेश को सबसे यहाँ पे अधिक होगा। तो इसीलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगा।
यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वर्तमान में केंद्र द्वारा एकत्रित करों का, केंद्र द्वारा जो एकत्रित जो कर है, सपोज करिए यहाँ पे कि 100% यहाँ पे एकत्रित किया जा रहा है, जिसमें किया क्या जाता है तो इसमें 41% टोटल 100% का 41% एक वित्तीय वर्ष के दौरान राज्यों को 14 किस्तों में, एक साथ नहीं 14 किस्तों में हस्तांतरित किया जाता है। केंद्र सरकार ने पूंजीगत व्यय में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार को कर हिस्सेदारी की। अब इसमें टोटल देखेंगे तो लगभग 1.18 ट्रिलियन रुपए की तीसरी किस्त जारी की हुई है। उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक देखा जाए तो 21,218 करोड़ रुपए और गोवा को सबसे कम कितना है यहाँ पे 457 करोड़ रुपए। लेकिन यहाँ पे बिहार के बारे में, क्योंकि बीपीएससी में बिहार के बारे में पूछ सकता है, तो बिहार को यहाँ पे दिया गया है 11,897 करोड़, 11,897 करोड़। इसे भी आप लोग ध्यान रख के चलेंगे। निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा आयोजित हमारी भाषा हमारी विरासत नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया हुआ है? जी किशन रेड्डी, मीनाक्षी लेखी, स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमन। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी, मीनाक्षी लेखी के द्वारा। प्रदर्शन का जो आयोजन 75वें अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस, जो कि 9 जून 2023 को मनाने के लिए किया गया था। उद्घाटन जो किया गया है संस्कृति राज्य मंत्री, जिनका नाम है श्रीमती मीनाक्षी लेखी के द्वारा किया गया है। प्रदर्शनी एक राष्ट्र के रूप में भारत की भाषाई विविधता को, विरासत को मनाने का एक प्रयास है। वैश्विक स्तर पे देखा जाए तो जो लगभग टोटल जो बोलियां बोली जाती है पूरे वैश्विक स्तर पे, तो 7111 भाषाएं बोली जाती है, जिसमें अगर सिर्फ और सिर्फ भारत में देखा जाए तो 788 भाषाएं यहाँ पे बोली जाती है। लेकिन आपको जान के बहुत अतिशयोक्ति होगी कि सबसे अधिक जो भाषाई विविधताएं वाला देश है उसमें, ठीक है, भारत चौथे नंबर पे आता है। तीसरे नंबर पे कौन कौन है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इसको देखना जरूरी है। जैसे कि नंबर 1 है यहाँ पे हो जाएगा पापुआ न्यू गिनिया। बहुत छोटा सा देश है, लेकिन यहाँ पे लगभग माना जाता है, ठीक है, कि बहुत सारे जो भाषाएं भारत से भी अधिक, जो कह सकते हैं कि अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है यहाँ पे इंडोनेशिया, तीसरे नंबर पे हो जाएगा यहाँ पे नाइजीरिया। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। पापुआ न्यू गिनी में दिखाना चाह रहा था, बहुत छोटा सा साउथ अफ्रीका का देश है, जो आपको लगभग पश्चिम की तरफ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने हिमाचल प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए डैश डैश के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया हुआ है। 100 मिलियन, 110 मिलियन, 120 मिलियन, 130 मिलियन। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, 130 मिलियन। यह ऋण समझौता हिमाचल प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। यह कृषि उत्पादकता में वृद्धि करेगा, सिंचाई तक पहुंच में सुधार करेगा और ध्यान रखिएगा हिमाचल प्रदेश में किसानों की आय को बढ़ाने के लिए बागवानी कृषि व्यवसायों को पूरी तरीके से बढ़ावा देगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे टोटल कितना है 130 मिलियन। यह परियोजना राज्यों के 7 जिलों में कम से कम 15,000 कृषि परिवारों का जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के प्रति लचीलापन बढ़ाने में मदद करेगा। ये जिले जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट जिले हैं, जैसे कि यहाँ पे देखा जाए तो हमीरपुर हो जाएगा, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर, सोलन और यहाँ पे ऊना है। इसके अलावा यह लगभग 6,000 हेक्टेयर कृषि भूमि में खेत में सिंचाई और जल प्रबंधन में भी ये सुधार करेगा। अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में फ्री स्टाइल 55 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता कौन है? यहाँ पे किसने जीता हुआ है? अंकुश है, धनराज है, रुपेश है, इसके अलावा तुषार है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, अंकुश। अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने एक स्वर्ण यहाँ पे देख पा रहे हैं जो कि अंकुश ने जीता हुआ है, एक स्वर्ण यहाँ पे हो जाएगा। इसके अलावा 3 रजत 5 कांस्य पदक जीता हुआ है। अंकुश ने फ्री स्टाइल 55 किलोग्राम
55 किलोग्राम भार में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीता हुआ है। भारत फ्री स्टाइल टीम रैंकिंग में ईरान के बाद देखा जाए तो दूसरे स्थान पर रहा। तो नंबर 1 आपको ध्यान रखना है ईरान। ईरान के बाद भारत का स्थान है सेकंड। इसाद आम को भूगर्भीय संकेतक जियोग्राफिकल देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जो टैग यहाँ पे दिया जाता है, यह किस राज्य में उगाया जाता है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, कर्नाटक। कर्नाटक के इसाद आम को भूवैज्ञानिक संकेतक टैग यहाँ पे दिया गया है। इसाद आम मुख्य रूप से देखा जाए तो अंकोला का जो क्षेत्र है कर्नाटक का जो अंकोला का क्षेत्र है उसी के आसपास से उगाया जाता है। अंकोला स्थित एक यहाँ पे प्रोड्यूसर कंपनी जिसका नाम है माथा टोटगर्स फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी है लिमिटेड, इसी के द्वारा यहाँ पे जीआई टैग के लिए इस आम के लिए आवेदन किया गया था। इस आम की किस्म की खेती पिछले 400 सालों से की जा रही है। इसाद आम 2 प्रकार के होते हैं, एक तो हो जाएगा इसमें काशी इसाद और दूसरा हो जाएगा यहाँ पे बिली इसाद। तो यहाँ पे दे सकता है कि इसका संबंध किससे है? आम की प्रजातियों से है, आम से है। 2460 मीटर शंकु के आकार का मायोन ज्वालामुखी 8 जून को फूटना शुरू हुआ। यह किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, फिलीपींस। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी, फिलीपींस में। फिलीपींस इंस्टीट्यूट ऑफ वोल्केनोलॉजी ऑफ सिस्मोलॉजी ने कहा कि मायोन ज्वालामुखी में प्रवाह विस्फोट हुआ। यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, ये हो जाएगा लुजोन, ये हो जाएगा बिसियासा। इसके अलावा यहाँ पे देख पा रहे हैं मनीला यहीं पे है, इधर मलेशिया हो जाएगा, ये है यहाँ पे मिंडानो। तो फिलीपींस इंस्टीट्यूट ऑफ वोल्केनोलॉजी एंड सिस्मोलॉजी ने कहा कि मायोन ज्वालामुखी में प्रवाही विस्फोट हुआ है। वेंट से निकलने वाला लावा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, देख पा रहे हैं। मायोन फिलीपींस का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी यह आखिरी बार देखा जाए तो जनवरी 2018 में फटा हुआ था। मेयोन ज्वालामुखी मनीला से, ध्यान रखिएगा, मनीला से यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसी को मैंने अभी दिखाया था। मनीला से देखा जाए तो लगभग 330 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में लुजोन द्वीप पर यह स्थित है। वैश्विक दास्ता सूचकांक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 49.6 करोड़ लोग आधुनिक गुलामी में जी रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जबरन मजदूरी, जबरन विवाह, इसके अलावा कर्ज बंधन, यौन शोषण, मानव तस्करी आदि आधुनिक गुलामी के अंग है। ये भी बिल्कुल यहाँ पे सही है। यहाँ पे देख पा रहे हैं वाक फ्री एवं मानव अधिकार संगठन ने वैश्विक दास्ता सूचकांक जारी किया हुआ है। इसका नाम जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। वाक फ्री एक मानव अधिकार संगठन है जो इसी के द्वारा वैश्विक दास्ता सूचकांक जारी किया गया है। वैश्विक दास्ता सूचकांक का यह 5वां संस्करण है, 5th संस्करण है। इसके पहले देखा जाए 2013, 14, 16, 18 में जारी किया गया था, उसके बाद 2023 में जारी किया गया है। सूचकांक के अनुसार आधुनिक गुलामी का अर्थ शोषण की स्थिति है जिनमें कोई व्यक्ति जैसे कि धमकाकर, हिंसा के माध्यम से, जैसे कि यहाँ पे कुछ मेंशन भी किया गया, जबरदस्ती, शक्ति का दुरुपयोग के कारण यहाँ पे मना नहीं कर सकता है। सबसे अधिक जो प्रभावित क्षेत्र है जैसे देखा जाए तो उत्तर कोरिया में बड़ी मात्रा में देखने के लिए मिल जाएगी। उसके बाद से इरिट्रिया, मॉरिटानिया, सऊदी अरब, तुर्की। तो यहाँ पे टॉप 3 कंट्री को आप ध्यान में रख के चलेंगे। इसके अलावा इसका उल्टा भी पूछा जा सकता है कि आधुनिक जो गुलामी है सबसे कम प्रचलित किन देशों में है। ये स्वाभाविक सी बात है, जो डेवलप्ड जो कंट्री है, जैसे कि यहाँ पे देखा जाए स्विट्जरलैंड सबसे कम यहाँ पे स्विट्जरलैंड में है, उसके बाद से नॉर्वे, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे जर्मनी। तो यहाँ भी 3 कंट्री को नाम आप ध्यान में रख के चलेंगे।